और ये लकीर अब पहले से ज्यादा साफ हो गई है। कम से कम कानून की किताबों में तो है ही। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक नए सेक्शन की। ये आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बीएनएस की धारा 69 पर है। और इसका मकसद, जहां तक मैं समझ पाया हूं, सीधा है। शादी का झूठा वादा करके बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध बनाना। जी। तो आज हम इसी कानून की परतें खोलेंगे। ये क्या है, ये किसे टारगेट करता है, और सबसे जरूरी, इसे साबित कैसे किया जाएगा। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सीधे कानून की भाषा से। बीएनएस की धारा 69 कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वादा करता है और उस वादी के आधार पर शारीरिक संबंध बनाता है, जबकि उसका इरादा शुरू से ही शादी करने का था ही नहीं, तो ये एक गंभीर अपराध माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक लाइन है, इरादा शुरू से ही शादी करने का नहीं था, मुझे लगता है कि सारा खेल इसी लाइन का है। क्योंकि लोग तो रिश्तों में अपना मन बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं। हाँ। तो ये कानून एक सामान्य ब्रेकअप और एक सोची समझी धोखाधड़ी में फर्क कैसे करेगा? हाँ। वो कौन सी लकीर है जिसे पार करते ही एक वादा टूटना अपराध बन जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कानून का सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे जरूरी हिस्सा भी। देखिए, कानून बाद में मन बदलने या चेंज ऑफ हार्ट की बात नहीं कर रहा। अच्छा। ये उन सिचुएशंस के लिए नहीं है जहां दो लोग रिश्ते में थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन शायद परिवार ने माना या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए और रिश्ता टूट गया। वो सब इस कानून के दायरे से बाहर है। तो फिर इसके दायरे में क्या है? इसके दायरे में है धोखा, मतलब डिसेप्शन। एक ऐसी स्थिति जहां वादा करते वक्त ही इंसान को पता था कि वो इसे कभी पूरा नहीं करेगा। वो वादा सिर्फ एक जरिया था, एक टूल था जिसका इस्तेमाल सामने वाले की सहमति हासिल करने के लिए किया गया। यहाँ कानून रिश्ते के अंजाम को नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद को देख रहा है। क्या बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी? ये सुनने में तो बहुत साफ लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे साबित करना ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब कोई किसी के दिमाग में घुसकर ये कैसे जान सकता है कि उसका इरादा शुरू से ही क्या था? बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप समझिए, यहाँ पर कोर्ट्स को सीधे सबूत शायद ही कभी मिले। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ, मैं शुरू से ही धोखा दे रहा था। हाँ बिल्कुल। इसलिए पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर करेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब किस तरह की चीजें? क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। चलिए एक काल्पनिक स्थिति सोचते हैं। मान लीजिए एक महिला केस करती है कि एक पुरुष ने उसे शादी का झूठा वादा किया। अब प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष को ये साबित करना है कि इरादा शुरू से ही गलत था। तो वो क्या सबूत पेश कर सकते हैं? हो सकता है वो पुरुष के फोन रिकॉर्ड्स दिखाएं, जहां उसने अपने किसी दोस्त को मैसेज में लिखा हो, मैं इससे शादी नहीं करने वाला, ये बस टाइम पास है। ये एक बहुत मजबूत सबूत होगा। अच्छा, ये तो एक तरह से सीधा सबूत जैसा हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर पैटर्न्स देखे जाते हैं। क्या उस पुरुष ने उसी समय के दौरान कई और महिलाओं से भी यही वादा किया था? क्या वो पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात छिपाई? क्या उसने कभी भी महिला को अपने परिवार या दोस्तों से मिलवाया या हमेशा बहाने बनाए? क्या कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो उसकी बातों के उलट हो, जैसे वो शादी और घर बसाने की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने किसी और देश में अकेले बसने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है? ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। मतलब अदालत को एक जासूस की तरह डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। ये देखना होगा कि क्या उस व्यक्ति का व्यवहार उसके वादों से मेल खाता था या नहीं। ये तो वाकई बहुत ही पेचीदा जांच होगी। बिल्कुल। और बचाव पक्ष हमेशा यही दलील देगा कि इरादा तो सच्चा था, लेकिन बाद में हालात बदल गए। इसलिए प्रोसिक्यूशन पर यह साबित करने का बोझ बहुत ज्यादा होगा कि ये सिर्फ बदला हुआ मन नहीं, बल्कि शुरू से ही एक धोखा था। तो एक तरफ तो इरादे को साबित करने की ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अभियोजन पक्ष ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके अपनी बात साबित कर देता है। तब इस धोखे की कीमत क्या होगी? मुझे लगता है कानून ने इस पर भी बहुत साफ रुख अपनाया है और सजा काफी गंभीर रखी है। हाँ, और सजा की गंभीरता ही बताती है कि कानून इसे कितनी सीरियसली ले रहा है। बीएनएस की धारा 69 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल? ये एक बहुत लंबा वक्त है। ये सजा तो कई दूसरे गंभीर अपराधों के बराबर है।
कानून बनाने वाले इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत साफ है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नैतिक गलती या वादा खिलाफी नहीं है। ये एक ऐसा अपराध है जो किसी व्यक्ति के भरोसे, उसकी इज्जत और उसकी शारीरिक स्वायत्तता पर सीधा हमला करता है। जब आप किसी से झूठा वादा करके उसकी सहमति लेते हैं तो आप सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ रहे, आप उसके विश्वास का आपराधिक हनन कर रहे हैं। सही बात है। ये कठोर सजा समाज को यही बताती है कि इस तरह के धोखे को हल्के में नहीं लिया जाएगा। ये भरोसे के उल्लंघन को एक नए लेवल पर ले जाता है और यहीं पर इस कानून का सबसे अहम पहलू आता है जिस पर हमारी जानकारी में भी जोर दिया गया है, सहमति यानी कंसेंट। जानकारी में साफ लिखा है, अगर महिला की सहमति धोखे से ली गई हो तो वो सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून अब सिर्फ हाँ या ना नहीं देख रहा, बिल्कुल, बल्कि ये भी देख रहा है कि वो हाँ किन हालातों में और किस बुनियाद पर कहा गया था। आपने एकदम सही समझा। यही इस कानून का असली सार है। ये सहमति की हमारी समझ को और गहरा बनाता है। सालों से कानूनी बहस यही रही है कि सहमति क्या है। कानून कहता है कि सहमति पूरी जानकारी के साथ बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दी जानी चाहिए। इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब अगर किसी महिला ने ये सोचकर शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा यकीन दिलाया गया था, हाँ। लेकिन सामने वाले के मन में तो शुरू से ही खोट था, तो कानून कह रहा है कि उस महिला की हाँ असल में हाँ थी ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी सहमति एक शर्त पर आधारित थी, शादी के वादे पर। अगर वो शर्त ही झूठी थी तो सहमति की पूरी बुनियादी गिर गई। हाँ। आप सोचे, अगर उसे सच पता होता तो क्या वो तब भी सहमति देती? शायद नहीं। शायद नहीं। हाँ। कानून यही कह रहा है कि धोखे की बुनियाद पर ली गई सहमति सहमति है ही नहीं। यह सिद्धांत पहले भी कानूनों में मौजूद था, लेकिन धारा 69 इसे शादी के वादे के संदर्भ में क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ये तो सहमति की अवधारणा को बहुत मजबूत करता है। ये कहता है कि सहमति सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो ईमानदारी और विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। इससे तो उन लोगों को एक कानूनी रास्ता मिलता है जो शायद पहले खुद को सिर्फ बेवकूफ या धोखा खाया हुआ महसूस करते थे, लेकिन अब कानून उन्हें एक पीड़ित के तौर पर देख रहा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक बदलाव है। ये कहता है कि आपके विश्वास का फायदा उठाना आपकी गलती नहीं है, बल्कि फायदा उठाने वाले का अपराध है। ये रिश्तों में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है। ठीक है, तो हमने इस कानून के हर पहलू पर काफी गहराई से बात की। अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो ताकि सुनने वालों के लिए सब कुछ साफ हो जाए, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 4 बातें सबसे अहम है। पहली, ये कानून कोई मामूली बदलाव नहीं है। शादी के झूठे वादे पर संबंध बनाने को एक स्पेसिफिक गंभीर अपराध का दर्जा देना ये दिखाता है कि कानून रिश्तों के अंदर होने वाले धोखे को भी गंभीरता से ले रहा है। ठीक है। दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है इरादे को साबित करना। पूरा केस इस बात पे टिकेगा कि क्या धोखा शुरू से था। ये सिर्फ टूटे हुए दिल की कहानी नहीं, बल्कि एक आपराधिक साजिश की कहानी साबित करनी होगी। और तीसरा बिंदु सजा से जुड़ा है। हाँ, तीसरा 10 साल तक की सजा ये साफ करती है कि कानून इसे हल्के में नहीं ले रहा। इसका मकसद एक डेटरेंट यानी निवारक के तौर पर काम करना भी है, ताकि लोग ऐसे करने से पहले 10 बार सोचें। और चौथा, जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सहमति के बारे में है। ये कानून सहमति की परिभाषा को और मजबूत करता है। ये कहता है कि सहमति सिर्फ एक बार की हाँ नहीं है, बल्कि ये विश्वास और ईमानदारी के उस पूरे संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें वो हाँ कही गई थी। अगर संदर्भ ही झूठा है तो सहमति भी झूठी है। ये एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी विचार है जो रिश्तों और सहमति पर हमारी सोच को बदल सकता है। आज हमने बीएनएस की धारा 69 के हर पहलू को समझने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि कानून कैसे व्यक्तिगत संबंधों में धोखे और विश्वासघात जैसे मुश्किल और निजी मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, ये हमारे समाज में बदलते रिश्तों और भरोसे के मायने पर भी एक टिप्पणी है। निश्चित रूप से। और ये कानून भरोसे और सहमति के रिश्ते पर एक बहुत गहरी बहस छेड़ता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब निजी रिश्ते कानूनी दायरे में आते हैं तो इरादे और धोखे को साबित करने की प्रक्रिया कितनी बारीक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि हम भरोसे के टूटने और आपराधिक धोखे के बीच की वो महीन रेखा कहाँ और कैसे खींचते हैं, क्योंकि ये रेखा खींचने की जिम्मेदारी अब अदालतों पर होगी और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।